जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट दोस्तों, यहां पर तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि एचएएल अब तेजस मार्क 1 के प्रोडक्शन को तेज करने वाला है। एचएएल ने दोस्तों नासिक में एक नई प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी है। इसमें अब तेजस बनाने की रफ्तार हमारी काफी बढ़ जाएगी और इस नई प्रोडक्शन लाइन से पहले जहां एक तरफ 16 विमान हर साल बनते थे, लेकिन अब वो बढ़कर 24 यानी कि 24 विमान हर साल हो जाएंगे। ये पॉसिबल इसलिए हुआ है क्योंकि फैक्ट्री में अब एडवांस असेंबली जिग्स भी लगा दी गई हैं। असेंबली जिग दोस्तों एक खास तरीके की मशीन या फ्रेम इसे समझ सकते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बिल्कुल सही जगह पर पकड़ कर रखता है, जिससे कि ड्रिलिंग, फिटिंग और जोड़ने का काम एकदम सटीक तरीके से हो पाता है। जिसका फायदा ये होता है कि गलती कम होती है, काम तेज होता है और बार बार यानी कि रिवर्क की जरूरत कम पड़ती है, यानी कि इससे हमारे टाइम की बचत होगी। इवन दोस्तों एचएएल ने कहा है कि इस नई तकनीक के जरिए अब एयरक्राफ्ट बनने में 25% कम समय लगेगा। और इस नई फैक्ट्री की बात की जाए तो इसमें 30 से ज़्यादा हाईटेक जिग्स हैं, लेजर और ऑटोमेटिक अलाइनमेंट सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं। मतलब हर पार्ट की सटीक फिटिंग होगी। कुल मिलाकर इसका ये फायदा होगा कि भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर जल्दी पूरा हो पाएगा और अब एचएएल मास प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इंजन लेट हुआ तो फिर सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। बस जी इंजनों को टाइम पर भेजता रहे। वहीं भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने अमेरिका की कंपनी बैंडेक एविएशन के साथ एक बड़ा समझौता किया है और इस करार को पूरे 10 साल के लिए किया गया है। इसका मकसद है भारत में एयर टू एयर रिफिलिंग सिस्टम, मतलब हवा में ही फाइटर जेट्स को ईंधन देने वाली तकनीक उपलब्ध कराना है। यानी कि इसके जरिए भारतीय फाइटर जेट्स बिना जमीन पर उतरे हवा में ही फ्यूल भर सकते हैं, जिससे कि उनकी रेंज और मिशन टाइम काफी बढ़ जाएगा। और इस साझेदारी के तहत भारत में इन सिस्टम्स की सप्लाई और सर्विसेज होगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर सुविधाएं विकसित की जाएंगी और भारतीय वायुसेना को तेज और बेहतर सपोर्ट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये पूरी डील मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि पारस डिफेंस ने इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल पार्टनरशिप है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ये डील भारत की एयर पावर को मजबूत करेगी और भविष्य में लंबे मिशन हमारे लिए आसान बनाएगी। दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट पर काम करने के बारे में सोचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के फाइटर जेट तेजस मार्क 1 को अब बिल्कुल एक नए और खतरनाक रोल में तैयार किया जा रहा है। यानी कि इस फाइटर जेट को बनाया जाएगा एक मदरशिप, और यह मदरशिप एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो हवा में उड़ते हुए कई ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेगा, जिसके लिए हमारा प्रोजेक्ट आप सब जानते भी है कैट मैक्स है, यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इस नए कॉन्सेप्ट में दोस्तों पायलट सिर्फ अपना एयरक्राफ्ट ही नहीं उड़ाएगा, बल्कि वो साथ में कई ड्रोन्स जैसे कि कैट्स वॉरियर को भी कंट्रोल करेगा। और ये सब पॉसिबल हो पाएगा एक खास एआई सिस्टम से, और इस एआई सिस्टम का नाम है एसिड, यानी कि एयर कॉम्बैट इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। ये एआई दोस्तों दुश्मन की जानकारी तेजी से प्रोसेस करेगा, खुद ही तय करेगा कि कौन सा ड्रोन क्या काम करेगा, यानी उन सबको रोल दे देगा और पायलट को सिर्फ जरूरी जानकारी देगा ताकि पायलट भी कंफ्यूज ना हो। यानी कि पायलट अकेला नहीं लड़ेगा, उसके साथ पूरी ड्रोन की टीम होगी। और इस नए रोल में तेजस मार्क 1 सिर्फ एक फाइटर नहीं रहेगा, बल्कि ये हवा में कमांड सेंटर बन जाएगा, जिससे कि ड्रोन को भी गाइड करेगा और रियल टाइम में पूरा युद्ध मैनेज करेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये तो सिंगल सीटर वाला फाइटर जेट है, तो ये कैसे इतने बड़े मिशन को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में मैं इसका आपको जवाब देना चाहूंगा। बताया जा रहा है कि इस काम में ट्विन सीटर तेजस को चुना गया है ताकि कॉम्प्लेक्स मिशंस आसानी से संभाले जा सके। हालांकि यहाँ पर दोस्तों तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में देरी तो हो ही रही है, आप सब जानते हैं, इंजनों की सप्लाई की वजह से, इवन आईएसआरआर और मिसाइल का इंटीग्रेशन की वजह से भी लेट हो रहा प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पर जो एआई वाला मदरशिप सिस्टम है उसमें कोई देरी नहीं होने वाली। यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि भारत की एयरफोर्स अब नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। इस नए अवतार के बारे में आपको क्या कहना है तेजस मार्क 1 के, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों अब भारत रफाल फाइटर जेट की डील में एक बड़ा और गेम चेंजर स्टेप उठा रहा है। यानी कि भारत केवल 114 रफाल फाइटर जेट नहीं खरीदना चाहता, बल्कि उन पर पूरी तरह अपना कंट्रोल भी चाहता है। यहाँ पर भारत को चाहिए स्पेशली अपने देसी हथियारों को इस फाइटर जेट में लगाना, ताकि भारत भविष्य में इन्हें खुद भी अपग्रेड कर सके बिना फ्रांस की मंजूरी की। और यहाँ पर जो मेन हथियार हैं जो इंटीग्रेट करने ही हैं उनमें है अस्त्र मार्क 2 जिसकी रेंज 220 किलोमीटर है, ब्रह्मोस एनजी जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी, और रुद्र मिसाइल की सीरीज जो कि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को खत्म करेगी। और यही नहीं, भारत रफाल में और भी कई देसी मिसाइल और सिस्टम जोड़ना चाहता है ताकि रफाल फाइटर जेट पूरी तरह मेड इन इंडिया वेपन प्लेटफॉर्म बन सके। और यहाँ पर दोस्तों कुछ दिनों पहले आईसीडी यानी कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट की बात भी कही गई थी, जिसे भारत चाहता है। मतलब आप पूरा सोर्स कोड मत दो, लेकिन भारत आईसीडी यहाँ पर फ्रांस से चाहता है, जिससे कि भारत रफाल में अपने हथियार और टेक्नोलॉजी को खुद जोड़ सकता है, ताकि भविष्य में हमें विदेशी कंपनी पर निर्भर ना रहना पड़े। इवन दोस्तों जो भारत के पास रफाल फाइटर जेट्स हैं वो F3R स्टैंडर्ड के हैं, इन्हें भी आगे अपग्रेड करके F4+ स्टैंडर्ड्स में
कन्वर्ट किया जाएगा। और नए रफाल तो बेहतर सेंसर्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता के साथ आएंगे। और आगे भारत 20 से 25 F5 स्टैंडर्ड्स भी ले सकता है, जिनमें AI टेक्नोलॉजी, बेहतर स्टेल्थ और ड्रोन के साथ काम करने की क्षमता होगी। यहाँ पर आप ये समझिए कि भारत केवल रफाल फाइटर जेट को खरीदना नहीं चाहता, बल्कि भारत यहाँ पर इस फाइटर जेट की कुछ टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्रांस अगर इस बात पर राजी होता है तो ये बात आगे बन सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम खुद अपने हथियारों को इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर पाएंगे तो फ्रांस को भी यही लगेगा कि भाई हमें इससे भी पैसा मिल रहा था, वो कम हो जाएगा, प्लस हमारी मिसाइलें नहीं बिकेंगी रफाल फाइटर जेट के लिए। तो फ्रांस भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा गेम खेल सकता है आगे। सोचने और समझने वाली बात है कि अगर फ्रांस इस चीज़ के लिए आगे बढ़ता है तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत को तभी रफाल डील को आगे बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज हम केवल एक यूज़र बनकर नहीं रहना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। भारत दोस्तों इस बार फिर से अमेरिका से बोइंग P-8I पोसाइडन विमान खरीदने जा रहा है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा इशू ये आ गया है कि इन एयरक्राफ्ट की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत 6 नए P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है अमेरिका से, और अब हर एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 500 से 600 मिलियन डॉलर पहुंच गई है। और कुल 6 P-8I की जो डील है वो होगी 3.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की। इससे पहले जब हमने 2009 में 8 P-8I खरीदे थे वो सिर्फ 2.1 बिलियन डॉलर में खरीदे थे। मतलब अब कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। और कीमत बढ़ने की वजह भी अमेरिका खुद ही गिनाता है, जैसे कि ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतें, प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक की लागत बढ़ना। यहाँ पर P-8I इस वक्त भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी जो मैरीटाइम पावर है वो बढ़ेगी। समुद्र में दुश्मन के जहाज़ों पर हम निगरानी कर सकते हैं, लंबी दूरी तक सर्विलांस कर सकते हैं, और साथ ही हम एक नेटवर्क में काम भी कर सकते हैं। ऑलरेडी इंडियन नेवी के पास 12 P-8I हैं, 6 और आने से भारतीय नौसेना की फ्लीट में ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। और आपको मैं एक बात याद दिला दूं कि चाइना के साथ जब लद्दाख टेंशन हुई थी उस दौरान हमने P-8I का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर दोस्तों कीमत बढ़ना थोड़ी टेंशन की बात ज़रूर है। भारत के पास इसके लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन भारत को दोस्तों इसके लिए बेहतर ऑप्शन और ढूंढने चाहिए, जैसे कि C-295 को इसी तरीके के रोल में बदला जा सकता है। इसमें टाइम ज़रूर लग सकता है, बट अमेरिका की मनमानी से अच्छा तो यही ऑप्शन होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आखिरकार अमेरिका के स्ट्राइकर प्लेटफॉर्म को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। भारतीय सेना ने अब अमेरिका के स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को खरीदने का प्लान लगभग खत्म कर दिया है। मतलब ये डील आप अब ऑफ ही समझो। सबसे बड़ा यहाँ पर कारण रहा भारतीय जरूरतें। भारतीय सेना को एक ऐसा वाहन चाहिए जो नदियों और नहरों को खुद से पार कर सके, कठिन इलाकों में आसानी से चल सके, लेकिन स्ट्राइकर में ये एम्फीबियस क्षमता नहीं है, मतलब पानी में चलने वाली क्षमता तो उसमें है ही नहीं। लेकिन ऐसे में भारत का वेब प्लेटफॉर्म पानी में चल सकता है, कई मिशंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और पूरी तरह भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से ये बना है। यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आई थी, और आप सबको मैंने डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में जब इसका टेस्ट किया गया स्ट्राइकर का, तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उस दौरान इशू आया था इसका 350 हॉर्स पावर का इंजन। ये पहाड़ी इलाकों में कमज़ोर साबित हुआ। हालांकि स्ट्राइकर को बनाने वाली कंपनी ने कहा था कि भाई हम इसे नए इंजन के साथ पेश करेंगे, जिसके लिए बाकायदा अमेरिका ने खुद अपने यहाँ टेस्टिंग की, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट सामने आया नहीं अभी तक। तो ये डील ऑलमोस्ट ठंडे बस्ते में चली गई है। भारतीय सेना को दोस्तों ज़्यादा ताकतवर और तेज वाहन चाहिए जो ऊंचाई वाले इलाकों में बेहतर काम कर सके, और यही वजह रही कि जोरावर लाइट टैंक जैसे प्रोजेक्ट्स भी सामने आए। और इवन भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी ने साफ कहा था कि स्ट्राइकर सिर्फ एक ऑप्शन था, प्रायोरिटी नहीं थी हमारी। फोकस अब वैप और IPMB यानी कि इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल पर है। फिलहाल इस डील पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा भारतीय कंपनी इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अब एक नया और बेहद खतरनाक सिस्टम बना रही है, और इस सिस्टम का नाम है इंद्रजाल ज़ोंबी। ये एक AI से चलने वाला ड्रोन हंटर होगा जो कि दुश्मन के ड्रोन को सीधे टक्कर मारकर, मतलब हार्ड किल के जरिए खत्म कर देगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जब दुश्मनों के ड्रोन पर जैमिंग या हैकिंग काम नहीं करती, तब ऐसी कंडीशन में ज़ोंबी खुद उड़कर दुश्मन के ड्रोन को पकड़कर खत्म कर देगा। और इस इंद्रजाल ज़ोंबी का दिमाग है स्काई OS। स्काई OS दुश्मन ड्रोन को पहचानता है, उसका रास्ता ट्रैक करता है और फिर ज़ोंबी को सही दिशा में भेजता है। मतलब पूरा सिस्टम लगभग ऑटोमेटिक है, जिसमें कि इंसान की ज़रूरत कम होती है। इस नए सिस्टम की बात की जाए तो इसकी स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड है, वजन सिर्फ 2.8 किलो, दिन और रात दोनों समय में काम कर सकता है। इवन ये छोटे ड्रोन से लेकर तेज FPV ड्रोन्स को भी खत्म कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ये सिर्फ एक ड्रोन को नहीं गिराता बल्कि स्वार्म ड्रोन्स को भी रोक सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब भारत सिर्फ ड्रोन को नहीं बना रहा, बल्कि दुश्मनों के ड्रोन को खत्म करने के लिए AI बेस्ड नई टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रहा। और ज़ोंबी भविष्य में ड्रोन वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अब एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया, और इसे कहा जा रहा है CUAS इंटरसेप्टर।
ये एक खास तरीके का ड्रोन इंटरसेप्टर है जो कि दुश्मन के ड्रोन को बहुत तेजी से जाकर हवा में खत्म कर देता है। इसका डिजाइन भी काफी खास है, ये काफी छोटा और तेज है। इसका शेप ऐसा है कि हवा में इसे कम रुकावटें आएंगी, मतलब बहुत तेजी से टारगेट के पास पहुंच सकता है। इवन इसमें एडवांस सेंसर्स जैसे कि कैमरा और RF ट्रैकिंग लगाई गई है। खुद से टारगेट पहचानने की इसकी क्षमता होगी, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, और ये अटैक कर सकता है। मतलब ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को खुद ढूंढकर खत्म कर सकता है। इसे एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से छोड़ा जाता है, यानी कि जरूरत पड़ते ही तुरंत लॉन्च। और इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के जरिए एक के बाद एक कई इंटरसेप्टर्स छोड़े जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल दुश्मनों के स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल बॉर्डर एरिया, आर्मी बेस और जो हमारी और अन्य महत्वपूर्ण जगहें हैं उनकी सुरक्षा के लिए होगा। इवन ये सिस्टम अकेला काम नहीं करता, ये पूरे नेटवर्क के साथ मिलकर काम करता है। मतलब रडार दुश्मन के ड्रोन को खोजेगा, जैमिंग सिस्टम उसे कमजोर करेगा और लास्ट में ये इंटरसेप्टर उसे खत्म करेगा। और दोस्तों, ऐसे ही सिस्टम भविष्य में युद्ध में बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।